नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 2 रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन। तो रेडियोग्राफी जब प्रोसीजर बनाते हैं तब हमको सेक्शन 5 का ज़रूरत पड़ता है और सेक्शन 5 में आर्टिकल 2 में यहाँ पे बहुत सारा हमको गाइडलाइंस दिया गया है कि भी कैसे आपको प्रोसीजर बनाना है, कैसे आपको आरटी परफॉर्म करना है, वो सब चीज़ के बारे में। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इसमें नहीं आएंगे। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि भी एक्सेप्टेंस सेक्शन 5 जो है वो प्रोसीजर के लिए है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो कंस्ट्रक्ट कोड ऑफ कंस्ट्रक्शन रहेगा उसी का रहेगा। जैसे जैसे कि आप प्रेशर वेसल बनाते हैं तब आपको प्रेशर वेसल के हिसाब से सेक्शन 8 डिवीजन 1 के हिसाब से एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लेना पड़ेगा, लेकिन प्रोसीजर किसको फॉलो करना पड़ेगा? आपको आर्टिकल सेक्शन 5 को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं ये सब चीज पहले ही सेशन में समझा चुका हूँ, तो अभी इसमें ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 2 रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन स्कोप। कास्ट एंड वेल्ड मटेरियल के लिए ये प्रोसीजर यहाँ पे समझाया गया है। जनरल रिक्वायरमेंट क्या है? जनरल रिक्वायरमेंट में प्रोसीजर जो रिक्वायरमेंट है उसका रिटर्न प्रोसीजर बनाने के टाइम पे आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, रिटर्न प्रोसीजर लिखने के टाइम पे आपको क्या क्या करना है, वो सब चीज लिखा गया है। कुछ कीवर्ड में यहाँ पे आते हैं तो बोल देता हूँ, फिर बाद में मुझे समझ में ज्यादा समझाना ना पड़े। शेल बी का मतलब है रिकमेंडेशन। आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे लिखा है कि भी मटेरियल टाइप आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ओवलिटी 5 mm मैक्सिमम 5 mm ऐसा लिखा है, कोड में लिखा है शेल बी मैक्सिमम 5 mm, तब आप 5 mm से ज्यादा भी जा सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां पे अगर शेल 5 मैक्सिमम 5 mm ऐसा लिख दिया होता तो इसका मतलब 5 mm से ज्यादा आप नहीं जा सकते हैं। शेल बी मतलब रिकमेंडेशन, शेल मतलब आपको कंपलसरी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, आप कोई कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपको शेल 5 mm मैक्सिमम ओवालिटी लिखा है, इसका मतलब आप 5 mm से ज्यादा नहीं जा सकते, 6 mm नहीं ले सकते, 7 mm नहीं ले सकते, 4 mm जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही वर्ड अगर शेल बी ओवालिटी मैक्सिमम 5 mm ऐसा लिखा दिया होता तब आप 5 mm से ज्यादा अगर कभी भी हो भी जाता है तब आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिकमेंडेशन है, ठीक है। कोड यहाँ पे शेल बी मतलब का रिकमेंडेशन निकालता है, शेल का मतलब कंपलसरी निकालता है, मे बी का मतलब रिकमेंडेशन है, मस्ट का मतलब कंपलसरी है। वो सब चीज को आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन शेल बी परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विथ रिटन प्रोसीजर। तो आपको प्रोसीजर के हिसाब से आपको परफॉर्म करना है, नहीं करेंगे तो कोई आपको गोली नहीं दे देगा, आपको कोई यार गन रख के ऐसा ही धड़ाम से मारा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कोड बोलता है कि शेल बी परफॉर्म, आपको परफॉर्म करना है तो करिए, नहीं करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रिटर्न प्रोसीजर को आपको परफॉर्म करना है तो उसके हिसाब से जाना है। ओके, ईच प्रोसीजर शेल इंक्लूड एटलीस्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लेकिन जो प्रोसीजर है आप फॉलो करना है तो करिए, नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो जो प्रोसीजर आप बना रहे हैं उसमें यहाँ पे जो नीचे दिया गया है मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ पे ए से जी उतना होना कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे शेल वर्ड आ गया है, देख रहे हैं? यहाँ पे शेल वर्ड क्लियर यूज कर लिया है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे ये होना जरूरी है। कोई भी कंपनी प्रोसीजर बनाता है, एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस, एग्जाम्पल के तौर पे एल कोई भी कंपनी रेडियोग्राफी ऐसे ही चलो भाई कोर्ट में ऐसे अपने हिसाब से अपने अपने हिसाब से मारो, एक्सपीरियंस के हिसाब से आर्टिकल, ऐसा नहीं है भाई। कोई भी कंपनी होता है उसका खुद का प्रोसीजर होता है, खुद का प्रोसीजर कहाँ से बनाता है? वो एएसएमई सेक्शन 5 से बनाता है। एएसएमई सेक्शन 5 में प्रोसीजर बनाने का क्या रूल्स है कि भाई आपका प्रोसीजर में आपका मटेरियल टाइप एंड थिकनेस लिखना जरूरी है। कौन सा टाइप का मटेरियल है? आप एल्यूमिनियम में आप प्रोसीजर बना रहे हैं रेडियोग्राफी का, एल्यूमिनियम का आरटी करने के लिए, या कॉपर का आरटी करने के लिए, या जिंक का आरटी करने के लिए, या कार्बन स्टील का आरटी करने के लिए, या स्टेनलेस स्टील का आरटी, निकल और मोनल जो भी है, आपको मटेरियल का टाइप लिखना जरूरी है। आपकी प्रोसीजर में थिकनेस रेंज लिखना जरूरी है। आप 500 mm में करना चाहते हैं, 50 mm में, 5 mm में, 10 mm में, 100 mm में, कितने में, कितने थिकनेस तक आप परफॉर्म करना चाहते हैं ये प्रोसीजर, तो वो प्रोसीजर में आपको थिकनेस रेंज लिखना जरूरी है। आइसोट्रॉप,
आइसोटॉप भी आपको लिखना जरूरी है, मैक्सिमम एक्सरे वोल्टेज भी लिखना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, इरिडियम यूज करता है कोई, इरिडियम 192, कोबाल्ट 16, तो कौन सा आप यूज कर रहे हैं। कोबाल्ट 16 का टाइम कम रहता है, क्या रहता है, उसके हिसाब से यहाँ पे टेक्नीशियन डिसाइड करेगा। उसी की वजह से प्रोसीजर में आपको डालना जरूरी है कौन सा टाइप का आप आइसोटॉप यूज कर रहे हैं। आप डायरेक्ट यूरेनियम यूज कर रहे हैं, या इरिडियम इरिडियम 192 यूज कर रहे हैं, या फिर सिलेनियम यूज कर रहे हैं, या थोरियम यूज कर रहे हैं, या फिर आप कोबाल्ट 60 यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं, वो सब चीज आपको आपकी प्रोसीजर के अंदर, आपकी कंपनी की प्रोसीजर में अंदर लिखना चाहिए। कोई भी थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर जब कोई भी कंपनी में जाता है आरटी रिव्यू करने के लिए, तब आपको सबसे पहले काम थर्ड पार्टी का ये है भी आपकी कंपनी का प्रोसीजर दो। आपकी कंपनी का प्रोसीजर आपको देगा, मतलब जो भी कंपनी में इंस्पेक्शन करने जाता है उसकी कंपनी का खुद का प्रोसीजर एक होता है, वो प्रोसीजर मांगना चाहिए आपको। प्रोसीजर में ये सब चीज लिखा होना चाहिए, एक्सरे वोल्टेज लिखा होना चाहिए, सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैपिटल डी आपको कितना लेना है, वो एक फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, मैं समझाएगा यहाँ पे, वो आएगा तो मैं करेगा, ठीक है। स्मॉल डी आपको पता रहता है कि भाई आपका टेस्ट पीस का थिकनेस कितना होता है, वो कैपिटल एफ मतलब सोर्स साइज, जो मैन्युफैक्चरर रहता है, जहां से आप सोर्स खरीदते हैं, जहां से आप बीआरसी लेवल, बीआरसी जो हमारा एक संस्था है, वहां से आपको क्लियर मिलेगा। सोर्स के ऊपर भी लिखा रहेगा कि भाई सोर्स का जो बॉक्स है वहां पे लिखा रहेगा, सोर्स के बॉक्स के ऊपर वोल्टेज भी, अगर एक्सरे है तो वोल्टेज लिखा रहेगा, सब चीज वहां पे प्रोवाइड किया रहेगा। तो आपको प्रोसीजर में भी लिखना है कि भाई आपका सोर्स का साइज कितना है, आपका सोर्स का एक्सरे वोल्टेज कितना है, आप कौन सा आइसोटॉप यूज कर रहे हो, वो फिल्म ब्रांड एंड डेजिग्नेशन। देखो चाइनीज कंपनियां है, तो बहुत सारी चाइनीज कंपनी का फिल्म बनता है, तो वो भी आप लेके आ जाएंगे, तब भी आपको लिखना जरूरी है कि भाई आपकी प्रोसीजर में कौन सा ब्रांड फिल्म लिखा है, वही ब्रांड का फिल्म आपको यूज करना है। प्रोसीजर फिर बनाने के बाद फिर ये अप्रूव करता है, एक अलग मैटर है, फिर आपका टीपीआई थर्ड पार्टी अप्रूव करता है, एक अलग मैटर, आपका क्लाइंट अप्रूव करता है, एक अलग मैटर है। लेकिन आपको फिल्म का ब्रांड डालना जरूरी है, डेजिग्नेशन डालना जरूरी है। स्क्रीन यूज, कौन सा स्क्रीनिंग यूज करें, एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक प्रोसीजर यहाँ पे दिखाया है, किसी एक कंपनी का है, एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लाया हूँ। तो इसमें मैं दिखा देता हूँ, अभी जो हम बात कर रहे हैं कि भाई हमको सबसे पहले क्या यहाँ पे लिखा है कोड में कि भाई मटेरियल टाइप एंड थिकनेस रेंज लिखना जरूरी। कोई भी प्रोसीजर आप बनाते हैं तो मटेरियल टाइप एंड थिकनेस लिखना। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है, दिस प्रोसीजर डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन ऑफ बट वेल्ड इन स्टील। स्टील में भी कौन कौन से हैं, कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, ईटीसी, एंड उसका थिकनेस भी लिखा है, देखिए जी, अप टू 300 mm थिकनेस। तो आपको ये सब चीज लिखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि कोड में लिखा है भाई, आपका खुद का घर का कोई रूल्स नहीं है। मटेरियल टाइप एंड थिकनेस रेंज, यहाँ पे ईच प्रोसीजर शेल वर्ड यूज किया है, शेल इंक्लूड एट लीस्ट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपकी प्रोसीजर में। तो प्रोसीजर में आपने देखा कि मटेरियल टाइप एंड थिकनेस वहां पे लिखा है, दूसरा आइसोटॉप एंड मैक्सिमम एक्सरे वोल्टेज, तो ये भी किधर ना किधर लिखा होगा, देखिए ये आपका आइसोट्रॉप एक्सरे उसमें है, देखो इरिडियम 192 यूज करेंगे, कोबाल्ट 60 यूज करेंगे, फिर उसका आपने यहाँ पे एक्सरे वोल्टेज अप टू, वोल्टेज भी लिखा है देखिए, अप टू 420 किलो वोल्ट। तो आपको ये सब चीज भी लिखना जरूरी है। देखिए ये हो गया। इसके बाद में ये सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस सोर्स साइज, ये सब चीज लिखा ही है, मैं आपको दिखाएगा, लेकिन फिल्म ब्रांड एंड डेजिग्नेशन भी आपको लिखना है। तो देखो ये जो कंपनी है उसने उसने ये भी लिखा है, देखिए कोटक का आपका उसका ब्रांड है, और इंडस्ट्रैक का उसका जो भी है उसका डेजिग्नेशन है, ठीक है। आप एक्फा, ये चला नाम भी बहुत डेंजर रहते हैं, ठीक है, एक्फा गैरवेट ऐसा भी करके रहता है। तो उसमें भी D4 D5 D7 वो सब चीज लिखना आपको जरूरी है। लेसर कंपनी का आप यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आपको उसका भी डेजिग्नेशन, उसका ब्रांड, वो सब चीज लिखना जरूरी है, फिल्म ब्रांड एंड डेजिग्नेशन। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये प्रोसीजर दिखाया था, किसी को ये किसी की कंपनी का है, मैं नाम भी निकाल दिया है, लेकिन किसी को गलत नहीं समझना चाहिए कि भाई ऐसा प्रोसीजर, यहाँ पे देखो सभी प्रोसीजर में आपका ये कैपिटल डी, स्मॉल डी, ये सब भी यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है।
और आपका रेडियोग्राफी का जो एक्सरे लिखा था वहाँ पे भी आपको क्लियर उसका साइज दिखा दिया गया था कि 0.02 से लेके 1.22 साइज का वो आपका साइज रहेगा। ये सब चीज़ ठीक है, यहाँ पे साइज भी दिखा दिया गया है, मैं हाईलाइट किया है ना वहाँ पे। तो कोड बोलता है वैसा आपको करना है, आपका घर का कोई रूल्स नहीं डालना है इसमें। कोड यहाँ पे बोलता है कि मटेरियल टाइप थिकनेस रेंज लिखना है, आइसोटोप मैक्सिमम मैक्सिमम वोल्टेज लिखना है, सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैपिटल डी जो आपको सोर्स से कितना दूर रखना है वो कैलकुलेट करके लिखना है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स साइज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका कौन सी प्लेट का कितने थिकनेस का आप प्लेट का आप कर रहे हैं आरटी, तो उसका भी आपको थिकनेस या डी लिखना है। सोर्स साइज आपको लिखना है, सोर्स साइज ही आपको पता नहीं रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा कि भाई आपको कैसे जियोमेट्रिक अनशार्पनेस कैलकुलेट करना है। यू जी जो है वो जियोमेट्रिक अनशार्पनेस है, यू जी इज इक्वल टू एफ स्मॉल डी कैपिटल डी। यूजी का मतलब ये आपको आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अगर आपका कंपनी में आप जो भी आपका टेक्नीशियन है वो यूजी कैलकुलेट करे बिना आरटी लेता है तब बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। यूजी मतलब जियोमेट्रिक अनशार्पनेस, आपका कितना शार्प इमेज आता है वो टेक्नीशियन के कैलकुलेशन के ऊपर, आप कितना वो सोर्स ऊपर रखते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। तो अगर आप सोर्स प्रॉपर तरीके से नहीं रखेंगे तब प्रॉब्लम क्या होगा। ये एक सोर्स यहाँ पे जस्ट दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। ये सोर्स है ठीक है आपका, ये सोर्स है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपका ये ब्लैक कलर का फिल्म लगाया हुआ है ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये सोर्स को यहाँ पे लगा दिया होता तो ये साइड में, फिर यही यही पोर्शन का हमको आरटी लेना होता और यहाँ पे लगा दिया था तो कैसा रहता, तो उसका थोड़ा टेढ़ा आता इमेज। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप दिन में 12 बजे, दिन में 1 बजे, दिन में 2 बजे सन आपके एकदम हेड के ऊपर रहता है, उस टाइम पे आपकी जो परछाई है वो बगल में आप देखेंगे तो आपका इवन नोज जो है वो भी दिखेगा, आपका हेयर भी दिखेगा, आपका फिंगर भी दिखेगा, इतना एकदम शार्प आपका शेडो आएगा। लेकिन जैसे ही सन झुकता जाएगा वैसे आपका शेडो लंबा होता जाएगा, लंबा होता जाएगा और वो ब्लर भी होता जाएगा, आपको क्लियर दिखेगा भी नहीं, वैसा होता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है यही सेम रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे मेटल का आरटी लेते हैं उसमें भी लागू पड़ते हैं कि भाई हाँ हमको ये जियोमेट्रिक अनशार्पनेस देखना बहुत जरूरी है। थोड़ा भी आप जो सन जो है 12 बजे 1 बजे जैसा होता है एकदम शार्प आपका शेडो दिखता है पड़ता है तो, और धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे सन झुकता जाता है वैसे वैसे आपका शेडो लंबा होता जाता है, वैसे ही यहाँ पे फिल्म में होता है। भाई आप अगर थोड़ा टेढ़ा रखेंगे आपका सोर्स को और आप फिल्म आरटी लेंगे तो आरटी लेने के टाइम पे आपको जो चाहिए एग्जैक्ट आपको जो इमेज चाहिए वैसा नहीं आएगा, थोड़ा लंबा चौड़ा आएगा। उसी की वजह से अगर 2 mm का पोरोसिटी है, थोड़ा आपने टेढ़ा रख के लिया है और आपका मैक्सिमम 2 mm तक एक्सेप्ट है और यहाँ पे पोरोसिटी भी 2 mm का ही एग्जैक्ट था, लेकिन आपने थोड़ा टेढ़ा रख के लिया तो आपका अनएक्सेप्ट हो गया, थोड़ा पोरोसिटी लंबा दिखेगा आपको वो आपकी फिल्म के अंदर। तो मतलब क्या हुआ, मतलब आपका एक अच्छा सा क्वालिटी वाला जॉइंट था जो एक्सेप्टेबल लिमिट में आपका पोरोसिटी था, लेकिन आरटी गलत लेने की वजह से आपका पूरा फिल्म रिजेक्ट हो गया। पूरा आप काटेंगे खोदेंगे रिवर्क करेंगे फिर वापस वेल्डिंग भरेंगे, कितना क्वालिटी डेविएशन हो जाएगा। तो जियोमेट्रिक अनशार्पनेस आपको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। आपको कितना दूर रखना है, कितना डिस्टेंस तक आपको आपका सोर्स रखना है, वो सब चीज आपको पता होना चाहिए। देखो यूजी आपको पता रहेगा, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस देखो फिक्स रहता है कि अप टू 50 mm तक आपका जियोमेट्रिक अनशार्पनेस 0.051 लेना है। अप टू 50 से 75 mm थिकनेस का आपका प्लेट आप आरटी करने जा रहे हैं तो जियोमेट्रिक अनशार्पनेस 0.76 के अंदर आना चाहिए। ओके 75 से 100 आपका है तब आपको 1.02 आना चाहिए, और 100 mm से ज्यादा थिकनेस का आप प्लेट का आरटी ले रहे हैं तो आपका जियोमेट्रिक अनशार्पनेस 1.78 तक ही आना चाहिए। तो आपको यूजी पता है, चलो भाई 10 mm थिकनेस का आपका प्लेट है तो आपको पता चल गया कि जियोमेट्रिक
जियोमेट्रिक अनशार्पनेस 0.51 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, कैपिटल एफ जो है वो आपको पता ही होता है, क्योंकि साइज जो है फिल्म आपका सोर्स का साइज वो पता रहता है। स्मॉल डी आपको पता रहता है, क्यों? क्योंकि स्मॉल डी मतलब ये है कि आपका जो प्लेट है उसका जितना थिकनेस रहता है, ऊपर का सबसे टॉप सरफेस से लेके आप जब जहाँ तक फिल्म चिपकाते हैं वहां तक आप डिस्टेंस मेजर भी करके लिख सकते हैं, या आपको ऑटोमेटिकली ड्राइंग में भी पता रहता है कि इतना है, तो उसके हिसाब से आपको स्मॉल डी भी पता रहता है। तो कैपिटल डी आपको फाइंड करना रहता है, तो कैपिटल डी इज इक्वल टू एफ स्मॉल डी अपॉन कैपिटल यू जी। तो आपको डी कितना रखना है वो पता चल जाएगा। चलो एग्जांपल के तौर पे 300 mm आया, तब आपका टेस्ट पीस है उसको एग्जैक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको रखना है, ज़्यादातर अगल बगल में नहीं रखना है, वरना जियोमेट्रिक अनशार्पनेस का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका शेडो जो है वो लंबा हो जाएगा, आपको एक्सेप्टेबल लिमिट से भी कुछ होगा और आप गलत आरटी लेंगे, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस गलत करेंगे, तब आपका वो एक्सेप्टेबल लिमिट से बाहर हो जाएगा, ऐसा मे भी चांस है। तो आपको मैं एग्जाम्पल एकदम सिंपल दिया कि भाई एक सन है, सन 12 बजे 1 बजे आपके माथे पे रहे, ऊपर आपके हेड के ऊपर रहेगा और आपका जो शेडो पड़ेगा वो कितना एकदम शार्प दिखेगा, लेकिन जैसे ही सन झुकता जाएगा वैसे आपका शेडो लंबा होता जाएगा। वैसे ही मटेरियल में भी ऐसा होगा, अगर आप सोर्स को थोड़ा टेढ़ा और रखेंगे जितने ज्यादा रखते जाएंगे वैसा आपका शेडो बढ़ता जाएगा, आपको प्रॉपर जो इमेज चाहिए वैसा इमेज नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि ये भी आपको लिखना जरूरी है आपकी प्रोसीजर में। प्रोसीजर डेमोस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे? प्रोसीजर जब आप डेमोस्ट्रेशन करते हैं तब आपको IQI का यूज करना पड़ेगा। IQI का मतलब क्या है? इमेज क्वालिटी इंडिकेटर। इमेज क्वालिटी इंडिकेटर दो टाइप के रहते हैं, एक वायर टाइप IQI, एक होल टाइप IQI। वो मैं पूरा डेप्थ में एक उसका डिजाइन के साथ, उसका कॉन्फ़िगरेशन के साथ, उसका लेंथ विड्थ डायमीटर कितना होता है उसके साथ, सब उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है उसके साथ पूरा आगे समझाएगा। लेकिन प्रोसीजर जब आप डेमोस्ट्रेशन करते हैं तब आपको IQI प्रॉपर तरीके से लगाना है, उसका डेंसिटी प्रॉपर तरीके से आता है, जब फिल्म लेते हैं तो फिल्म में डेंसिटी प्रॉपर तरीके से आता है, तो उसके बाद में आपको फिल्म एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया गया है, वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको डेंसिटी एक्सेप्ट करना है। एक्सरे है तो आपको जनरली होता है 1.8 से 4 का डेंसिटी तक के बीच में डेंसिटी आना चाहिए। अगर गामा का आप यूज कर रहे हैं तो 2 से 4 तक आपका डेंसिटी आना चाहिए। वो सब चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो सब डेमोस्ट्रेशन करने के बाद आपका आगे बढ़ता है सरफेस प्रिपरेशन। ये प्रोसीजर बन गया आपका। आपका प्रोसीजर बनने के बाद फिर एक स्टेप है सरफेस पे, जो भी आप प्रोसीजर बन गया, प्रोसीजर साइन हो गया, साइन होने के बाद फिर वो प्रोसीजर से आप आपके जॉब में आरटी लेने बैठेंगे, आरटी लेने जाएंगे। तब आरटी लेने जाने से टाइम पे आपको वेल्ड विजुअल कंपलसरी क्लियर होना चाहिए। अगर वेल्ड विजुअल कंपलसरी क्लियर नहीं है तब क्या होगा, एक थोड़ा अंडरकट है और आपने आरटी फिल्म ले लिया, फिर आरटी फिल्म में एक अंडरकट दिखाएगा, तब आपको वो फिल्म अगर एक्सेप्टेबल लिमिट में नहीं है तब आपको रीशूट लेना पड़ेगा या फिर आपको रिवर्क करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर तरीके से विजुअल करना चाहिए। एक स्पैटर ऊपर पड़ा है और स्पैटर वहां पे हटाया नहीं था और आपने आरटी लिया और वो स्पैटर का जस्ट एक ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ गया आरटी फिल्म के अंदर। अब आप गलत इंटरप्रिटेशन कर बैठेंगे कि हाँ ये तो पोरोसिटी है, यहाँ पे कुछ कांड हो गया, पोरोसिटी है निकालो इसको, तब आप रीशूट या रिवर्क दे देंगे अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपको फॉल्स इंडिकेशन का चांस है, आपको कंफ्यूज होने का चांस है। तो आरटी फिल्म आप रिव्यू करते हैं उस टाइम पे आपको उससे पहले आपको वेल्ड विजुअल क्लियर देखना चाहिए, उसके बाद में आरटी लेना चाहिए, फिर वो आरटी का फिल्म आपको व्यू करना चाहिए। ऐसा होता है जनरली। लेकिन क्या होता है, वेल्डिंग इंस्पेक्टर है, बहुत काम है, चल भाई तू कर ले तुम्हारे हिसाब से, भाई वो विजुअल ओके ही होगा, तू आरटी कर ले देखा जाएगा। तो बहुत बड़ा आप मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत बड़ा आप क्वालिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज नहीं करना चाहिए, आपको विजुअल प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। ओके, यहाँ पे लिखा है द वेल्ड रिपल, और यहाँ पे देखो क्लियर लिखा है कि भाई वेल्ड
रिपल और वेल्ड सरफेस इरेगुलरिटी ऑन बोथ साइड, इनसाइड एंड आउटसाइड अगर पॉसिबल है, जहां पे पॉसिबल 24 इंच का पाइप है उसमें पॉसिबल है तब आप कर देना है। 8 इंच का पाइप है और एकदम अंदर तक आपका रूट है और एकदम बीचों बीच में, वहां पे आपका हाथ भी नहीं पहुंचेगा, वहां पे एक्सेसिबल नहीं है, तब वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहां पे एक्सेसिबल है वहां पे रूट में भी इनसाइड क्लियर करना चाहिए, आउटसाइड भी क्लियर करना चाहिए, और सूटेबल प्रोसेस से, वेदर वो ग्राइंडिंग से, बफिंग से, सीजल से, जो भी रिक्वायरमेंट आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूटेबल प्रोसेस से आपको वो क्लीन करना चाहिए। और डिग्री ऑफ इमेज जो प्रॉपर आएगा उसी की वजह से आप कंफ्यूज ना हो जाए, रेडियोग्राफी इमेज लेते हैं उस टाइम पे ये फॉल्स इंडिकेशन रेडियोग्राफी फिल्म के अंदर ना आ जाए, उसी की वजह से आपको एकदम फिनिशिंग सरफेस को करना जरूरी है। ओके, बैक स्कैटर आगे का टॉपिक है। बैक स्कैटर, बैक स्कैटर है क्या, बैक स्कैटर एक्चुअली होता क्या है? तो बैक स्कैटर ऐसा चीज है कि आपके इमेज को ब्लर करेगा, आपकी इमेज को कुछ प्रॉब्लम करेगा। जैसे कि एक मैं यहाँ पे फिगर दिखा रहा हूँ, ये फिगर में बैक स्कैटर का थोड़ा ज्यादा हुआ है वैसा दिखा रहा हूँ। आपका एक सोर्स है, आपको ये टेस्ट पीस का आरटी रेडियोग्राफी लेना है, यहाँ पे आपने नीचे फिल्म चिपका दिया, ये जॉइंट का आपने लिया, यहाँ पे आ भी गया, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो आपका आरटी का एक्सरे जो है वो नीचे जाएगा जमीन के ऊपर, या कोई वहां पे मटेरियल पड़ा है तो वहां पे टकरा के फिर वो रिटर्न आपकी फिल्म के अंदर आएगा। तो फिल्म के अंदर आने से प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ पे जो इमेज हुआ, यहाँ पे जिससे वो टकरा के रिटर्न आया, उसका इमेज भी ये फिल्म के अंदर आएगा। हमको उसका तो जरूरी नहीं है, हमको तो खाली ये वेल्ड मेटल का ही लेना जरूरी है। लेकिन ये बैक आया है, बैक रेडिएशन आया, और बैक रेडिएशन की वजह से, रेडिएशन तो फिल्म के अंदर जाएगा तो फिल्म में कोई भी इमेज जनरेट करेगा, जैसा भी जहां से भी जाएगा। एग्जांपल के तौर पे ये वॉल है समझ लो, यहाँ पे वॉल है, ये फ्लोर है जमीन का, ठीक है। तो ये रेडिएशन, यहाँ से रेडिएशन तो चारों साइड जाएगा, तो यहाँ से आया, यहाँ पे वॉल पे टकराएगा, फिर टकरा के फिर जमीन पे टकराया, फिर ये फिल्म के अंदर आया, तो क्या होगा, ये वॉल में जहां तक टकराया, जहां से टकरा के जहां जितना डेप्थ तक टकराया वो, फिर ये एयर में ट्रैवल किया वो, फिर यहाँ पे जमीन पे टकराएगा, और यहाँ पे जितना डेप्थ में गया वो सबका इमेज आपका फिल्म के अंदर आएगा। तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि साला ये क्या है, हम करें क्या, इसका एक्चुअली इमेज क्या है। आपको प्रॉपर डेंसिटी भी नहीं मिलेगा, डेंसिटी मिलेगा तो यहाँ पे कुछ आपको कंफ्यूजन होगा। एक क्रैक आया है वहां पे ही समझो, यहाँ पे ही क्रैक आया है समझो, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये जो आपका प्लेट है वहां पे क्रैक है, लेकिन ये यहाँ पे बैक स्कैटर होने की वजह से यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने में कुछ गड़बड़ करेंगे, और आपका मटेरियल में कांड होगा। तो आपको बैक स्कैटर बी लगाना यहाँ पे जरूरी है। बी जो है लगाएंगे तो आपको बी, क्योंकि बैक स्कैटर तो पूरे जगह पे आएंगे, ठीक है, बैक स्कैटर पूरी जगह पे आएंगे, और आपका ये जो रेडिएशन नीचे आया और यहाँ पे बी के ऊपर टकराए, समझो बी यहाँ पे ही है, तो बी के ऊपर टकराएगा तो पहले बी से ऊपर टकराएगा फिर अंदर घुसेगा, तो आपको बी का इमेज पहले आपकी फिल्म के ऊपर आएगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ बैक स्कैटर ज्यादा है, बैक स्कैटर कम है। वो बैक स्कैटर निकालने के लिए जनरली लोग क्या करते हैं, लीड का एक प्लेट लगा देते हैं यहाँ पे, ये जो आपका सोर्स है, सोर्स के बाद ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद आपका फिल्म है, फिल्म के बाद यहाँ पे ये मैं जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे एक लंबा सा लीड का प्लेट लगा देते हैं, या फिर आरसीसी रख देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे एक बड़ा वॉल बना देते हैं या पिट रूम बनाते हैं। उसका रीजन क्या है कि बैक स्कैटर को कम भी करना है, लोगों को रेडिएशन से बचाना भी है। कोई एक रीजन नहीं है भाई, पिट रूम बनाया तो लोगों को रेडिएशन से तो बचाना है, लेकिन पिट रूम के अंदर भी आप आरटी करेंगे तो बैक स्कैटर कम से कम चांस हो। बैक स्कैटर हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बैक स्कैटर को हमको कैसे भी करके अवॉइड करना है, कि कोई भी चीज लगा के, या फिर आप आरसीसी का लगाओ या लीड का प्लेट लगाओ, कोई कुछ भी करके आप बैक स्कैटर को रिमूव करो, ठीक है। ओके, 2017 की एडिशन में बैक स्कैटर जो था उसका हाइट 13 था, लेकिन अभी 2019 एडिशन में थोड़ा चेंज हो गया है, 11 हो गया है। तो कोई भी लोग क्वेश्चन आंसर जब एग्जाम देने बैठते हैं तो आप याद रखिए यहाँ पे 11 एक चेंज हुआ। बैक स्कैटर बी का जो हाइट है वो 11 होना चाहिए, उसका थिकनेस जो है 1.5 होना चाहिए, ठीक है। बैक स्कैटर जो जनरली होता है वो
90 उसकी पैरेलल जो डायरेक्शन है उससे 90 डिग्री से ज़्यादा रहे अगर हो अ, ये जो आपका पैरेलल है, ठीक है, सॉरी ये परपेंडिकुलर है, उसके जस्ट 90 डिग्री से ज़्यादा डिग्री में वो रिटर्न होता है तो आपकी फिल्म के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप याद रखिए बैक स्कैटर को कैसे भी करके अवॉइड करना स्टार्ट करिए। ओके, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। सिस्टम आइडेंटि आप आरटी फिल्म ले तो लेते हैं, कभी कभी क्या होता है एक ही फिल्म उसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन नहीं, एक्सेप्ट वाला फिल्म सभी लोगों को दिखाते हैं सर यही वो जॉइंट का है, लेकिन पता कैसे चलेगा भाई, तुमने तो ब्लफ किया है, तुम तो एक्सेप्टेबल वाला फिल्म मुझे दिखा देगा तो मुझे कैसे पता चलेगा तुमने गलत लिया है सही लिया है। इसके लिए सिस्टम आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है, वो परमानेंट रहेगा। सिस्टम शेल बी used to produce the permanent identification of each radiography traceable of the contract और कंपोनेंट। आपका कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखना है या फिर कंपोनेंट लिखना है, या आपको वेल्ड या वेल्ड सिम नंबर लिखना है या पार्ट नंबर लिखना है, या फिर अप्रोप्रिएट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी आपको लिखना है, जो पार्ट के हिसाब से लिखना है वो सब चीज़ लिखना है। इन एडिशन आपको मैन्युफैक्चरर का सिंबल डालना है तो डाल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का साथ में नाम डालना है तो डाल सकते हैं, सब कौन का नाम और सिंबल डालना है तो डाल सकते हैं। This identification does not necessary to require the information appear the radiographic image। आपको इमेज जनरली ये नहीं दिखाता है, लेकिन ये एक आपका जस्ट एक परमानेंट आइडेंटिफिकेशन बनता है ये फिल्म का। इन केस दिस फॉर्मेशन शेल नॉट ऑब्स्टेकल ऑफ द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपको बट वेल्ड में आपको आरटी लेना है और वहां पे आप बट वेल्ड के ऊपर ही आप ये आइडेंटिफिकेशन लगा देंगे तो ये सब चीज़ नहीं चलेगा। आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे नहीं है, आपको जहाँ पे जरूरत एरिया का नहीं है वही एरिया में लगाना है आपको। फिल्म एग्जांपल के तौर पे एक बट जॉइंट है, वो बट जॉइंट 50 mm थिकनेस का है, ठीक है, वी सिंगल वी ग्रूव है, तो आप एग्जैक्ट सिंगल वी ग्रूव के ऊपर ही आप पूरा ये आइडेंटिफिकेशन डाल देंगे कि भाई हाँ मेरा एल एन टी का नाम रिलायंस का RIL डाल देंगे और जॉइंट के ऊपर तो नहीं चलेगा। आपको या तो जॉइंट से थोड़ा बाहर रखिए 1 इंच दूर, या जॉइंट के आप जॉइंट से दूर रखिए, या फिर आप जनरली नहीं डालना है तो मत डालिए। लेकिन आप जहाँ पे जरूरत न हमको विजुअल करना है, जहाँ पे हमको इमेज चाहिए, जहाँ वेल्ड जॉइंट का हमको इंस्पेक्शन करना है उसी के ऊपर आप आइडेंटिफिकेशन डाल देंगे तब प्रॉब्लम है। तो आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखना है कि आपको कौन सी जगह पे लगाना है, वो भी आपको ध्यान रखना है। जनरली लोग सोर्स साइड लगाते हैं, ठीक है, सोर्स साइड लगाने से बहुत अच्छा फायदा है, लेकिन टेक्नीशियन जानबूझ के आपका आइडेंटिफिकेशन है वो फिल्म साइड लगा देते तो ये गलत बात है। जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे आपको सोर्स साइड ही लगाना है, जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहाँ पे ही आप फिल्म साइड लगाए। लेकिन टेक्नीशियन ऐसा सोचता है कि भाई हाँ मेरा फिल्म रिजेक्ट ना हो जाए, मेरा फिल्म रिशूट ना हो जाए, डेंसिटी का कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आए, उसी की वजह से वो फिल्म साइड लगा देता है और हमको तो ऐसा ही बोलता है सर मैंने तो सोर्स साइड ही लगाया था सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लो, आपको देखना है तो मैंने तो बराबर लगाया था, ऐसा बोलता है। तो आपको पकड़ना कैसे है उसको, तो वो सब भी आगे आएगा तो मैं समझाएगा। ओके, मॉनिटरिंग डेंसिटी लिमिटेशन ऑफ द रेडियोग्राफ। तो आपको रेडियोग्राफी तो ले लिया, फिल्म ले लिया, फिर आप उसको कैसे उसका लिमिटेशन उसका डेंसिटी है वो मॉनिटर कैसे करेंगे। तब दो चीज से आपका मॉनिटर होता है, एक डेंसिटोमीटर से होता है, स्टेप बेस्ड कंपैरिजन फिल्म से होता है, ठीक है। वो डेंसिटोमीटर भी कैसे आएगा मैं आगे समझाएगा, और स्टेप बेस्ड कंपैरिजन फिल्म भी कैसे होता है वो भी मैं समझाए। एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन, एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन तो आपको रेफरेंसिंग जो कोड है उसके हिसाब से, उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको करना। तो इक्विपमेंट एंड मटेरियल, इक्विपमेंट एंड मटेरियल में जनरली इक्विपमेंट कौन सा होता है तो कि फिक्स हमारा फिल्म रहता है। तो फिल्म का सिलेक्शन पहले कैसे करने का, तो कि फिल्म का सिलेक्शन जनरली हम इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफिक फिल्म आता है बना बनाया हुआ तैयार, उसी को हम यूज़ करते हैं। उसका प्रोसेसिंग करना, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रोसेसिंग आपको कैसे करना है। तो जनरली प्रोसेसिंग मतलब क्या, जब आप आरटी फिल्म ले लेते हैं तो उसको जनरली आपको
पानी में धो के फिर क्लियर तो करना पड़ेगा ना, आपको डेवलप तो करना पड़ेगा ना। तो वो डेवलपिंग का प्रोसेसिंग कितना कैसा होगा और उसका प्रोसेस कैसा होगा, पानी कौन से फिक्सन में कैसे डालना पड़ेगा, फिर आपको रनिंग वाटर में कितना टाइम रखना पड़ेगा, फिर एक केमिकल आपका रहता है उसमें कितना रखना पड़ेगा, वो सब चीज़ का फिल्म डेवलप कैसे करने का, वो सब चीज़ की बात डिटेल में एसई 999 में पूरा डिटेल में दिया गया है। एसई 999 क्या है? स्टैंडर्ड गाइड फॉर कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफिक फिल्म प्रोसेसिंग। फिल्म प्रोसेसिंग का जनरली ये गाइडलाइन है और उसमें क्लियर दिया गया है, उसमें टेक्नो टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है बहुत सारा लंबा चौड़ा दिया है। केमिकल मिक्सचर कैसा होता है और केमिकल मिक्सचर मैन्युअली कैसे बनाते हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेस में कैसे बनाते हैं, वो सब चीज़ के बारे में डेप्थ में बोला गया है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जनरली 4 डिग्री से 27 डार्क रूम रहना चाहिए, वो सब चीज़। डिटोरिएशन कैसा होता है, कंटामिनेशन ना लगे इसकी वजह से आपको क्या करना चाहिए, कंटामिनेशन सॉल्यूशन कौन सा रहना चाहिए, वाटर का प्रोसेसिंग कैसे मेंटेनिंग इक्विपमेंट को मेंटेन कैसे करना है, स्टोरेज सोल्यूशन कैसे करना है, वो सब, और प्रोसेस कैसे करना है, प्रोसेसिंग उसका। तो उसके बारे में पूरा डेप्थ में यहाँ पे दिखाया गया है कि टेम्परेचर कैसा रखना चाहिए, रनिंग वाटर में आप जब डालते हैं तो कितने मिनट तक आपको रनिंग वाटर में रखना पड़ेगा, ऐसे करके आप कैसे फिल्म डेवलप करेंगे। ड्राइंग रखना है तो जब ड्राइंग करते हैं तो आप सुखाते हैं फिल्म को, तो कैसे सुखाने का है, क्लिप लगा के फिर क्लिप लगा के आप सुखाएंगे तो उसमें कितना टाइमिंग लेंगे आप, वो सब चीज़ डिटेल में दिया गया है एसई 999 में। ठीक है, एसई 999 में आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे हमको ये इंपॉर्टेंट नहीं है एसई 999। प्रोसेसिंग करना तो जनरली टेक्नीशियन करता है, लेकिन प्रोसेसिंग में गलती क्या करता है वो आपको पता होना चाहिए, वो आगे आएगा तो मैं समझाएगा। ओके, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो है वो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि भाई इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में बी यूज्ड व्हेन द परफॉर्मिंग रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन अकॉर्डेंस विद दिस आर्टिकल। आप ये आर्टिकल से आप रेडियोग्राफी का एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका एग्जामिनेशन रेडियोग्राफी परफॉर्मिंग एग्जामिनेशन करने के लिए उसका यूज करते हैं। इमेज क्वालिटी इंडिकेटर IQI। IQI दो टाइप के हैं, एक हॉल टाइप IQI, एक वायर टाइप IQI। वायर टाइप IQI में 4 सेट होता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जनरली सबका डायमीटर के हिसाब से अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे सेट ए में 1 से लेके 6, सेट बी में 6 से 11, सेट सी में 11 से 16 और सेट डी में 16 to 21। ये सब चीज़ खाली आप याद रखने का ज़रूरत नहीं है, आपको ये जनरली प्रोसीजर में दिया गया रहेगा। आप अगर आरटी भी परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे भी आपके पास रहता है, तो आपको ये याद रखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका सिलेक्शन कैसे करना है वो आपको याद रखना ज़रूरी है। तो ओके, अभी IQI यहाँ पे लिख तो दिया है कि इमेज क्वालिटी इंडिकेटर उसका डिज़ाइन कैसे करते हैं, वो कौन से मटेरियल में। अभी मेरा एल्यूमिनियम है तो क्या यही मुझे सेट यूज़ करना है, मेरा कोई दूसरा मटेरियल है तो क्या दूसरा यूज़ करना है, मुझे कार्बन स्टील में क्या कार्बन स्टील का IQI यूज़ करना क्या है, कैसे यूज़ करना है। अगर कभी कभी क्या होता है कंपनी बड़ा रहता है लेकिन उसके पास IQI 1 से 2 ही रहता है। एल्यूमिनियम का कंपनी है तो उसमें उसके पास एल्यूमिनियम का ही IQI है, तो क्या वो एल्यूमिनियम का IQI कार्बन स्टील का जब हम आरटी करते हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो सब चीज़ डिटेल में दिया गया है यहाँ पे SE 1025 में और SE 747 में। तो SE 105 में जो है उसमें क्लियर है बात कि भाई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड मैनुअल ग्रुपिंग क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉल टाइप IQI यूज्ड फॉर रेडियोग्राफी। तो हॉल टाइप IQI में क्या है, मैं यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो ग्रुपिंग नंबर डाल दिया गया। फायदा ये है कि कौन सी ग्रुप का ये मटेरियल है, कौन सा IQI यूज करना है, वो तुरंत आपको यहाँ पे पता चलेगा। IQI जनरली यहाँ पे एक जो प्लेस ये जो है प्लेस आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे डालना है आपको। यहाँ पे F जितना A जितना है यहाँ पे उतना रहता है, ये इसका A लेंथ है, यहाँ पे B जितना लेंथ विड्थ है वो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 40 जो है वो IQI का जो IQI के अंदर हॉल टाइप IQI 40 एकदम सेंटर में उसका वो होना चाहिए ड्रिल, और 40 डायामीटर ऐसा करके यहाँ पे लिखा है। 1T है वो बीच में रहना चाहिए, 2T
है वो लास्ट में होना चाहिए, ई जो है उसका हाइट है, ठीक है, ऐसा करके जनरली IQI होता है। लेकिन हम लोगों को IQI कौन सा नॉन मेटल के लिए ऐसा IQI यूज करना है, यहाँ पे क्लियर दिखाया है, ठीक है। और मैंगनीज के लिए यहाँ पे दूसरा नंबर का IQI दिखाया है, ये है। तीसरा एल्यूमिनियम के लिए ऐसा IQI यूज करना है, टिटेनियम के लिए ऐसा IQI यूज करना है, कार्बन एंड कार्बन स्टील के लिए जनरली हम लोग यहाँ पे ही यही जनरली ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैं हाईलाइट किया उसके एग्जैक्ट सामने वाला यहाँ पे ग्रुप 1 IQI फॉर कार्बन एंड अलॉय स्टील ऐसा करके IQI आता है, हम लोग जनरली इसका यूज करते हैं। तो एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम का यूज करना है, निकल में निकल का यूज करना है, कॉपर एंड निकल एंड कॉपर अलॉय में निकल एंड कॉपर अलॉय का यूज करना है, निकल एंड क्रोमियम आयरन का इसका अलग से IQI है, टिन ब्रॉन्ज का अलग से IQI है, कार्बन अलॉय एंड स्टेनलेस स्टील, कार्बन अलॉय में हाई अलॉय लो अलॉय वो सब चीज आ जाता है, तो उसमें यही IQI यूज करना है। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पे ग्रुप नंबर भी दिया गया है। ओके, IQI कैसे बनाते हैं, उसका डायमीटर कैसे रखते हैं, वो सब चीज इसमें दिया गया है, लेकिन हमको खाली याद रखना है ग्रुपिंग नंबर। तो मटेरियल हैव बीन डिजिग्नेटेड इन 9 ग्रुप बेस्ड ऑन दिस रेडियोग्राफिक एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक। तो रेडियोग्राफी का एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक है, उसके हिसाब से टोटल 9 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप 001 फॉर नॉन मटेरियल, ग्रुप 2, 3 एंड 1 फॉर लाइट मटेरियल, देखो यहाँ लिखा है ग्रुप 3, 2, 1 फॉर लाइट मेटल, एंड ग्रुप 1 से 5 वो हैवी मेटल के लिए, और नॉन मेटल जो ग्रुप है वो टिपिकली फाइबर का, रेनफोर वो अलग अलग का। क्योंकि देखो अब मैं तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ये तो कास्टिंग का और वेल्डिंग का पूरा रेडियोग्राफी का एग्जामिनेशन का रहता है, लेकिन IQI तो सब टाइप का रहता है ना। कोई किसी को फाइबर का आपको आरटी करना है, कोई बोलेगा मुझे मैंगनीशियम का आरटी करना है, मैग्नीशियम का आरटी करना है, कोई बोलेगा मुझे एल्यूमिनियम का आरटी करना है, कोई बोलेगा मुझे कार्बन स्टील का आरटी करना है। तो सबका अलग अलग IQI होता है, वो आपको खाली पता होना चाहिए। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है, एक एज अ TPI आपको खाली इतना पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट IQI होता है। वैसा ही सेम 747 में उसमें भी ऐसा रहता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। 747 में वायर टाइप IQI की पूरी बात किया, वहां पे हमने पूरा डिस्कस किया था, वो हॉल टाइप IQI का बात किया था, ठीक है। तो वायर टाइप का IQI जो रहता है उसमें भी मेटल का अलग अलग से क्लासिफिकेशन है। मटेरियल हैज बीन डिजिग्नेटेड इन 8 ग्रुप बेस्ड ऑन द रेडियोग्राफी एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक। उसमें ग्रुप 3 to 1 जो है वो लाइट मेटल के लिए है, एंड ग्रुप 1 से 5 है वो हैवी मेटल के लिए है। तो लाइट मेटल में किस किस को गिना जाएगा, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, टिटेनियम है, उस सबको। और 3 to 1 जो है रिस्पेक्टिवली वो हैवी हैवी के लिए रहता है, तो वो जनरली हम लोग आगे करेंगे, तो उसमें ऑलरेडी समझाया है। यहाँ पे ग्रुप नंबर भी दिया गया है, ठीक है। मटेरियल ग्रुप 01, मटेरियल ग्रुप 02, मटेरियल ग्रुप 03, वो सब का मटेरियल किस में कौन सा यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। जनरली वायर टाइप IQI वैसा ऐसा आता है, यहाँ पे दिखाया है, ESTM लिखा रहता है कभी कभी। यहाँ पे 1/4 इंच मिनिमम, 6.35 mm लीड लेटर, यहाँ पे लेटर का जो विड्थ है, लेंथ और हाइट है, वो सब चीज यहाँ पे पूरा दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे ग्रुप नंबर आपको लिखना जरूरी है, मटेरियल ग्रुप नंबर। तो यहाँ पे ये एक फिक्स एक लैमिनेशन करके आपको दिया जाएगा, वो आपको चिपका देना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई अलग अलग IQI अलग अलग मटेरियल में यूज करना है। ओके, ये हो गया इमेज क्वालिटी इंडिकेटर। वो जनरली यहाँ पे वायर टाइप IQI में 4 IQI का टाइप रहता है, सेट A, सेट B, सेट C एंड सेट D। और हॉल टाइप में भी बहुत सारा टाइप रहता है, यहाँ 280, 480, 200, 160, 140, 120, 180, 70, 60, 50, 45, 40, 35, 30, ऐसा करके अलग अलग उसका IQI का नंबरिंग है। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। अल्टर
अल्टरनेटिव आई क्यू आई डिजाइन के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, वैसा डिजाइन होता है, ठीक है। फैसिलिटी व्यूइंग ऑफ रेडियोग्राफ, आप रेडियोग्राफी जब फैसिलिटी व्यू करते हैं, रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन में जब आप आरटी फिल्म ये डेवलप हो गया फिल्म, उसके बाद आप जब व्यू करते हैं तब आपको क्या ध्यान रखना है, तो कि व्यूइंग फैसिलिटी शेल बी प्रोवाइड सबड्यूल बैकग्राउंड लाइटिंग ऑफ द इंटेंसिटी दैट will not cause the reflection and shadow or glare और रेडियोग्राफी इंटरफेयर विद द इंटरप्रिटेशन प्रोसेस। तो कभी कभी मैं देखा बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है कि उसके पास सब कुछ रेडी है लेकिन ये व्यूइंग सिस्टम नहीं है। तो तो करना क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आपके पास व्यूइंग फैसिलिटी है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, डार्क रूम आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास डार्क रूम नहीं है, प्रॉपर तरीके से ये व्यूइंग फैसिलिटी नहीं है, तब क्या होगा, तब होगा ये कि आप गलत इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। आप हवा में रख के कभी कभी, मैं तो देखा बहुत सारी कंपनी में ऐसा होता है, मोबाइल की लाइट से देखते हैं आरटी फिल्म व्यू, मोबाइल का टॉर्च करते हैं नीचे रखते हैं और ऊपर से आरटी फिल्म व्यू करते हैं। तो वो सब की चीज गलत है यार, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्लियर दिया गया है कि व्यूइंग फैसिलिटी शेल प्रोवाइड सबड्यूल बैकग्राउंड लाइटिंग ऑफ द इंटेंसिटी दैट नॉट कॉज द रिफ्लेक्शन। कभी कभी देखा कि भाई ये उसके पास व्यूअर तो होता है लेकिन व्यूअर का ग्लास जो है ऊपर का वो टूटा हुआ रहता है, उसका दो पार्ट हो गया रहता है, लेकिन फिर भी वो टूटा हुआ ग्लास में ही भी वो देखते रहते हैं। तो वो सब चीज गलत है। कुछ भी यहाँ पे ग्लेयर नहीं होना चाहिए, कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे शेल वर्ड उसने क्लियर बात किया है, शेल वर्ड का यूज किया है, यहाँ पे कोई शेल भी नहीं किया है, यहाँ पे क्लियर वर्ड शेल है। इसका मतलब कंपलसरी आपको यही करना है। तो आपको ग्लेयर नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, शेडो नहीं पड़ना चाहिए, और आपका रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से करना है। मोबाइल की इंटेंसिटी मोबाइल की लाइट से नहीं करना है। सर देखने के लिए मैं थोड़ा देख रहा था, ये सब गलत है, वो आपका एक्सक्यूज है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। ओके, तो आपके पास जो व्यूअर होता है वो जनरली डार्क रूम के अंदर होना चाहिए। व्यूअर में दो लैंप रहना चाहिए जनरली। कभी कभी एक लैंप बराबर काम नहीं करता है और एक साइड से अब फिल्म देखते हैं तो एक साइड से थोड़ा ब्लैक दिखता है, एक साइड से बराबर लैंप चलता है, उसकी वजह से अच्छा लगता है। उसको एक्चुअली मिट्टी से भी साफ करके रखना चाहिए आपका जो व्यूअर है उसको। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि सब आलसीपन में रहता है, पता होने के बावजूद भी ये सब चीज नहीं करते। आरटी फिल्म अगर चलता है ना, टीपीआई कुछ बोल नहीं रहा है ना, तो जाने दो, उसमें क्या है। ऐसा चलने की वजह से ही हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं, हमारा नॉलेज के बारे में भी, हमारा जॉब के बारे में भी, हम लोग स्किल के बारे में। तो हम सब लोगों को ये सब इम्प्रूव करना पड़ेगा। इक्विपमेंट यूज टू व्यूइंग द रेडियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन शेल प्रोवाइड द वेरियस लाइटिंग सोर्स sufficient for the एसेंशियल IQI वॉल टाइप एंड डेजिग्नेटेड वायर टाइप IQI एंड डेंसिटी रेंज। आपको डेंसिटी रेंज प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। डेंसिटी रेंज एक्सरे रहता है तो 1.8 से 4 का होना चाहिए, गामा रे रहता है तो 2 से 4 होना चाहिए। वो आगे आएगा तो हम लोग बात करेंगे उसका। ओके, द व्यूइंग कंडीशन शेल बी such that the light and around outer edge of the radiographic coming through the lower density portion and not interfere with interpretation। आपको आउटर पोर्शन में भी प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन करना है। कैलिब्रेशन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी चल रहा है, कैलिब्रेशन। सोर्स साइज, सोर्स जो साइज रहता है वो जनरली कौन देता है, मैन्युफैक्चरर या सप्लायर देता है। तो यहाँ पे आपको वो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। डेंसिटोमीटर डिटरमाइन जो सोर्स साइज डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग रूल्स है, पिन होल मेथड है। यहाँ पे SC1165 में पूरा दिखाया गया है पिन होल मेथड कैसे करना है, कैसे यूज करना है। इरिडियम है तो उसका आपको कैसे सोर्स साइज फाइंड करना है, वो सब चीज दिखाया गया है, लेकिन यहाँ से हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओके, डेंसिटोमीटर एंड स्टेप वाइज कैलिब्रेशन, फिल्म का कैलिब्रेशन। तो डेंसिटोमीटर हर आपको 3 मंथ में आपको कैलिब्रेशन करना है। डेंसिटोमीटर शेल बी कैलिब्रेटेड एटलीस्ट एवरी 3 मंथ ड्यूरिंग द फॉलोइंग। आपको हर 3 महीने में आपको डेंसिटोमीटर कैलिब्रेशन करना जरूरी है। 2017 के एडिशन था उसमें यहाँ पे 90
90 डेज लिखा था, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता था, हर बार हमको गिनना पड़ता था, कभी 31 का मंथ था, कभी 30 का, कभी 31 का, तो हर एक दो दिन ऐसा गिनना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे अभी चेंज हो गया है, डेंसिटोमीटर 3 मंथ तक आपको, एटलीस्ट एवरी 3 मंथ पे आपको कैलिब्रेशन करना जरूरी है। कैलिब्रेशन कैसे करेंगे आप? तो कि NSBL लैब रहता है, NSS, सॉरी, नेशनल स्टैंडर्ड स्टेप टैबलेट और स्टेप वेज कैलिब्रेशन फिल्म, दो तरीके से आप कर सकते हैं। आप नेशनल स्टैंडर्ड जो हमारा NSBL लैब रहता है उसमें से भी आप कर सकते हैं, और स्टेप वेज कंपैरिजन फिल्म रहता है, स्टेप वेज कैलिब्रेशन फिल्म जो रहता है उससे भी आप डेंसिटोमीटर को कैलिब्रेशन कर सकते हैं। ट्रेसेबिलिटी ऑफ द नेशनल स्टैंडर्ड स्टेप टैबलेट हैविंग एटलीस्ट 5 स्टेप, तो नेशनल स्टैंडर्ड जो स्टेप टैबलेट जो रहता है उसमें भी एटलीस्ट 5 स्टेप है। वो 5 स्टेप कैसा रहता है? उसके पास 5 स्ट्रिप रहता है। पहला स्ट्रिप डालो, फिर डेंसिटोमीटर को चेक करो, फिर उसका डेंसिटी चेक करो, फिर दूसरा स्टेप डालो, तीसरा स्टेप डालो, चौथा, पांचवा, ऐसा करके आपको स्टेप डालना है। और हर बार आपका डेंसिटी उसका फिक्स रहता है, जो ये नेशनल स्टैंडर्ड स्टेप टैबलेट रहता है उसका डेंसिटी फिक्स रहता है, तो उसमें कितना वेरिएशन आया वो सब चीज आपको चेक करना है। विथ न्यूट्रल डेंसिटी विथ एटलीस्ट 1 से 4 शेल बी यूज। ओके, 1 से 4 का जो बीच में रहता है उसी का आपको यूज करके, नेशनल स्टैंडर्ड स्टेप टैबलेट यूज करके फिर आपको कैलिब्रेशन करना है डेंसिटोमीटर का। द स्टेप वेज कैलिब्रेशन फिल्म शेल हैव बीन वेरीफाइड विथ इन द लास्ट ईयर। ओके, स्टेप वेज ये जो फिल्म रहता है, कंपैरिजन फिल्म, वो कहाँ से आता है? तो वो आपको खरीदना पड़ता है बाहर की कंपनी से, बाहर जो मैन्युफैक्चरर रहता है वहां से आपको खरीदना पड़ता है। ASTM से खरीदना खरीदना पड़ सकता है, या फिर कोई कैलिब्रेशन वो करता है वैसी कंपनी रहती है, वो आपको देता है। तो अगर आपने 1 साल के अंदर यूज नहीं किया है तो उसको प्रायर टू तुरंत तोड़ के फिर आप तुरंत यूज कर सकते हैं। जब आप पहली बार तोड़ते हैं तो लेवल 3 का साइन होना जरूरी है। लेवल 3 वहां पे साइन करेगा कि हाँ हमने ये इस दिन पे तोड़ा, उसका डेट टाइम एंड वो सब चीज डाल देना है। वो उसके बाद तोड़ के फिर आप उसका कैलिब्रेशन दूसरे किसी का जो डेंसिटोमीटर है उसका सबका करना है तो कर सकते हैं। ओके, प्रायर टू द फर्स्ट यूज, prior to the first use was maintained in original light tight and waterproof sealed package and supplied by the manufacturer। आप जब पहली बार तोड़ते हैं उसको, तो वो जो है वो वाटरप्रूफ होना चाहिए, लाइट टाइटिंग होना चाहिए, सब चीज एकदम चकाचक फिटअप, जैसे लेमिनेशन हमारे मोबाइल का करते हैं वैसा एकदम चिल होना चाहिए, एकदम पैक होना चाहिए, ठीक है। तो वैसा फिल्म जब आप तोड़ेंगे उसके बाद में आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, स्टेप बेस्ड कैलिब्रेशन फिल्म में बी यूज्ड विदाउट वेरिफिकेशन इन 1 ईयर अपॉन द ओपनिंग प्रोवाइड द विद इन द मैन्युफैक्चरर सील्ड शेल लाइफ। ओके, मैन्युफैक्चरर जो है आप जब खरीदते हैं इसको तो मैन्युफैक्चरर आपको शेल्फ लाइफ बोलता है कि 1 ईयर का है या 2 ईयर का है, ऐसा करके आपको बोलता है, तो उसके हिसाब से आपको यूज करना चाहिए। ओके, दूसरा मेथड क्या है? डेंसिटोमीटर manufacturer step by step instruction of operation of densidometer shall be follow। स्टेप बाय स्टेप आप स्टेप वेज कंपैरिजन फिल्म से भी आप कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप एक लीजिए, उसका फिर चेक करिए, फिर दूसरा, फिर चेक करिए, तीसरा, फिर चेक करिए, उसमें वेरिएशन कितना आता है वो सब चीज चेक करिए। उसमें वेरिएशन नॉट मोर देन +or -5% रहेगा, तब आपका डेंसिटोमीटर कैलिब्रेशन हो जाएगा। लेकिन हर 3 मंथ में डेंसिटोमीटर को कैलिब्रेशन करना बहुत जरूरी है। ये सब चीज आप याद रखिए, माइंड में ठसा दीजिए, ठीक है। ओके, स्टेप वेज कंपैरिजन फिल्म, तो स्टेप वेज कंपैरिजन फिल्म जो है उसको भी कैलिब्रेशन तो करना ही पड़ेगा ना, वो भी थोड़ी धोया दूध से धुला हुआ है कि साला वो ओके है कि नहीं है, वो भी प्रॉपर तरीके से ओके होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, स्टेप वेज कंपैरिजन फिल्म शेल बी वेरीफाइड प्रायर टू द फर्स्ट यूज अनलेस परफॉर्म्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर जब परफॉर्म करता है उस टाइम पे भी आपको कैलिब्रेशन करना है। उसके दो रूल्स है, क्या है? डेंसिटी of the step on the step page comparison film shall be verified by calibrated densitometer। आपका कैलिब्रेशन डेंसिटोमीटर है वो पहली बार जब आप यूज करना स्टार्ट करते हैं, कोई आरटी फिल्म देखना स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे स्टेप बेस्ड कंपैरिजन फिल्म को कैलिब्रेशन करना, चेक करना जरूरी है डेंसिटोमीटर से। दूसरा क्या है?
Stepwise comparison film is acceptable if the density reading do not vary by more than plus or minus 1 density unit or stand density started stated ऑन द स्टेप वेज कंपैरिजन फिल्म। उससे भी आप उतना वेरिएशन रहेगा तो उसको रिजेक्ट करिए, वेरिएशन नहीं है तब आप आगे बढ़ सकते हैं। पीरियोडिक वेरिएशन, पीरियोडिक वेरिएशन का मतलब क्या है कि भाई आपको हर 8 घंटे में जैसे ही फिल्म आपका शिफ्ट बदलता है तो हर 8 घंटे में आपको डेंसिटोमीटर का कैलिब्रेशन करना जरूरी है। आपने देखा होगा कि डेंसिटोमीटर जनरली क्या होता है कि आप स्टार्ट करते हैं, फिर उसका 0 0 देखते हैं, एक बार दबा के 0 0 कैलिब्रेशन चेक करते हैं, उसी को बोलते हैं 8 घंटे में कंटिन्यूस यूज करने से पहले आपको पहली बार उसको कैलिब्रेशन करना जरूरी है। बहुत सारी कंपनियां, मैं अभी थोड़े टाइम पहले एक कंपनी में यहाँ पे विजिट किया था, आज से 10 दिन पहले की बात है। तो वहां पे क्या हुआ, मैं गया तो डेंसिटोमीटर कैलिब्रेशन ही नहीं है उसके पास। आप सोचो कितना ब्लंडर मिस्टेक। आरटी फिल्म सब ओके हो गया, उसका साइन खुद का है, उसके क्वालिटी डिपार्टमेंट का, क्वालिटी मैनेजर का उसका साइन है, लेकिन जब मैं वेरीफाई करने जाता हूं तो साला डेंसिटोमीटर कैलिब्रेशन नहीं है। तो इतना सारा ब्लफिंग चल रहा है यहाँ पे, इतना सारा गलत कांड हो रहा है, काला कांडी काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को टीपीआई जो है, जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर है, जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है, उसको ये सब चीज देखना चाहिए कि भी डेंसिटोमीटर आपका कैलिब्रेशन है कि नहीं है। डेंसिटोमीटर अगर कैलिब्रेशन नहीं है तब आपको आरटी फिल्म को रिव्यू ही नहीं करना है। हाइड्रो टेस्ट चेक करने जा रहे हैं, फिर आप उसमें ही आरटी फिल्म देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो आप आरटी फिल्म देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि डेंसिटोमीटर कैलिब्रेशन नहीं है, तो आप बिंदास आप हाइड्रो रुकवा सकते हैं, बिंदास, आपको अथॉरिटी है यार। तो आपको ये सब चीज देखना चाहिए कि डेंसिटोमीटर का कैलिब्रेशन हर 3 मंथ में होना चाहिए, हर 8 आवर्स में भी होना चाहिए। हर शिफ्ट बदलता है, ईच शिफ्ट में बिगिनिंग द शिफ्ट या आफ्टर, अदरवाइज 8 आवर्स कंटिन्यूस यूज में आपको करना चाहिए। स्टेप वाइज कंपैरिजन फिल्म जो है, वेरिफिकेशन शेल बी परफॉर्म्ड एन्युअली, आपको एन्युअली करना है, ठीक है। एन्युअली जो 62.2 में दिखाया है यहाँ पे, ये जो हम ऐसे करते हैं ना, हर स्टेप बाय स्टेप कैलिब्रेशन करते हैं वो डेंसिटोमीटर से, तो उसको एन्युअली आपको करना चाहिए। ओके, अभी बात आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन किसका करना है, तो आप जो ये 3 मंथ का आप कैलिब्रेशन करते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए। आप 8 मंथ का यहाँ पे कैलिब्रेशन करते हैं, यहाँ पे सॉरी 8 आवर्स का हर शिफ्ट बाय शिफ्ट, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखेंगे तो चलेगा। ये सब चीज कहाँ लिखा है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा है, डेंसिटोमीटर कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड शेड बी डॉक्यूमेंटेड 62.1। तो 62.1 ये है, तो इसका जो आप कैलिब्रेशन करते हैं 3 मंथ वाला, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, बट द एक्चुअल रीडिंग ऑफ ईच स्टेप डू नॉट हैव रिकॉर्डेड। अब आप 3 मंथ के अंदर जब आप ये जब आप कैलिब्रेशन करते हैं उस टाइम पे आपको सभी रीडिंग लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है कि हाँ हमने 3 मंथ में किया, 1 2 बार इतना आया था, इसमें इतना आया था, ऐसा। लेकिन हर स्टेप का आपको कैलिब्रेशन लिखना जरूरी नहीं है कि हाँ ये स्टेप में इतना आया था, इतने स्टेप में इतना आया था, ये सब चीज, ठीक है। यहाँ पे क्लियर लिखा है ये वर्ड बाय वर्ड। ओके, पीरियोडिक डेंसिटोमीटर कैलिब्रेशन चेक्ड रिक्वायर्ड इन 3 डू नॉट हैव टू बी डॉक्यूमेंटेड। आपको ये जो पीरियोडिक आप कर रहे हैं 8 घंटे वाला शिफ्ट बाय शिफ्ट वाला, उसको आपको करना जरूरी नहीं है डॉक्यूमेंटेशन। ओके, अभी स्टेप वेज कैलिब्रेशन जो फिल्म रहता है उसमें स्टेप वेज कैलिब्रेशन फिल्म वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय 262.1.a शेल बी डॉक्यूमेंटेड। तो ये 2.2.a जो है, हम स्टेप वेज कैलिब्रेशन फिल्म जो ये जो करते हैं इसका आपको डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है। यहाँ पे लिखा है देखिए, ठीक है, बट एक्चुअली सभी रीडिंग लिखना जरूरी नहीं है। ओके, लेकिन स्टेप वेज कंपैरिजन फिल्म शेल step-wise comparison film verification requires 262.2 and 263.2.3b shall be documented। तो आपको 262.2 ये, ठीक है, इसका, और 1 मिनट इसको छोटा कर देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, ये 262.2 एंड 262.3.b, तो ये इसका आपको डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है एन्युअली जब आप करते हैं तभी। और आप हर
एन्युअली, उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप जब करते हैं वेरिफिकेशन आप क्या डेंसिटोमीटर से, वो सब चीज़ आपको डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है। बट द एक्चुअल रीडिंग ऑफ ईच स्टेप डू नॉट रिक्वायर्ड, आपको ज़रूरी नहीं है हर बार करने का, ठीक है। ओके, रेडियोग्राफी टेक्निक, देयर आर दो टाइप के टेक्निक है, सिंगल वॉल एक्सपोजर टेक्निक और डबल वॉल एक्सपोजर टेक्निक।